हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्य का अर्थ, राज्य की परिभाषा और राज्य के प्रमुख तत्व। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका राजनीतिक सिद्धांत जो फर्स्ट पेपर है उसका यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 2 का है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। राज्य के अर्थ, परिभाषा और राज्य के प्रमुख तत्व। सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है। ठीक है, राज्य का मीनिंग। राज्य शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। मतलब कि अगर राज्य का अर्थ हमें पढ़ना है तो हम क्या देखेंगे कि जो राज्य शब्द है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो राज्य जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। जो स्टेट शब्द है ये कहाँ से आया है, तो स्टेट शब्द जो है वो यूनानी भाषा के पोलिस से आया है। और प्राचीन यूनान नगर राज्य को पोलिसी कहा जाता था। मतलब कि प्राचीन समय में जो यूनानी नगर होते थे उनको क्या कहा जाता, पोलिस कहा जाता था। वर्तमान में नगर राज्यों का स्थान बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है, किंतु राज्य आज भी उसी अवधारणा का द्योतक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न विचारकों द्वारा राज्य की परिभाषा भिन्न प्रकार से की गई है। देखो, राज्य जो शब्द है वो तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि राज्य जो शब्द है वो स्टेट से लिया, अंग्रेजी के स्टेट शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से लिया, और पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, जो कि प्राचीन समय में हुआ करते थे, अब नहीं होते, अब जो है उनको राज्य ही बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि कई बार हम राज्य जो है वो भारत को राज्य बोलते हैं, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको भी हम राज्य बोलते हैं। तो दोनों को ही हम राज्य बोलते हैं। पर ये जो राज्य है इसका मतलब है राष्ट्रीय राज्य से है, मतलब कि भारत से है। यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है इनको हम राज्य नहीं बोल रहे हैं। यहाँ राज्य से मतलब है राष्ट्रीय राज्य, मतलब कि भारत से है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है, यूनानी भाषा के पोलिस से लिया गया है। और पोलिस का मतलब क्या होता है, नगर राज्य होता है। देखो, राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान, अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो पूरी राजनीति विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो राज्य ही माना जाता है। और ये भी कहा जाता है, किसने कहा है, गार्डनर ने तो ये भी कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब कि राजनीति विज्ञान पूरी की पूरी किसके ऊपर निर्भर करती है, तो राजनीति विज्ञान आपकी राज्य के ऊपर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो गार्डनर की परिभाषा भी याद रखना है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य से होता है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य से होता है। तो ये था आपका राज्य का। अब आपको देखना है राजनीति विज्ञान की परिभाषा। अर्थ समझ लिया हमने कि राजनीति विज्ञान शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान, राज्य की परिभाषा। ठीक है, राजनीति विज्ञान में हम किसकी परिभाषा देख रहे हैं, राज्य की परिभाषा देख रहे हैं। राज्य की परिभाषा गार्डनर की मैंने आपको बताई है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य के साथ होता है और अंत भी राज्य के साथ होता है। दूसरी परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अरस्तु की। अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अरस्तु ने राज्य के लिए क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और ये पूर्व नहीं पूर्ण है। ठीक है, जो जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति से है। अब हम देख लेते हैं राज्य के आवश्यक तत्व। ठीक है, राज्य के तत्व से मतलब है कि जो राज्य है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो राज्य के जो 4 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। कितने तत्व है राज्य के, राज्य के 4 तत्व है। पहला आएगा आपका जनसंख्या, दूसरा आएगा आपका निश्चित भूभाग, तीसरा आएगा आपका सरकार और चौथा आएगा आपका संप्रभुता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों से मिलकर ही बनता है राज्य। ये 4 तत्व जो है इसका मतलब होता है कि राज्य जो है इन चारों से मिलकर बनता है। अगर चारों में से अगर एक भी नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा। राज्य को राज्य बनाने के लिए इन चारों तत्वों की क्या है, ज़रूरत होती है।
तो अब हम देख लेते हैं कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला राज्य का तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या जो होता है वो राज्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रथम तत्व माना जाता है। जनसंख्या राज्य जो है सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि बिना जनसंख्या के, बिना लोगों के राज्य की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर खाली पड़ी हुई ज़मीन है, वीरान जंगल है और वहाँ पर अगर जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं रह रहे हैं, तो क्या वो राज्य हो सकता है? नहीं, वो राज्य नहीं हो सकता। तो एक राज्य के लिए जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है। बिना जनसंख्या के तो राज्य ही नहीं होगा, राजा नहीं होगा, शासन नहीं होगा, है ना। जनसंख्या नहीं होगी, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, तो वो राज्य कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पहली क्या है? जनसंख्या। राज्य का सर्वप्रथम तथा आवश्यक तत्व है जनसंख्या। राज्य मनुष्यों का ही संगठन है ना। व्यक्तियों से ही मिलकर राज्य का निर्माण होता है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यदि जनसंख्या न हो तो कौन शासक होगा और प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य का अस्तित्व मानव तत्व के अस्तित्व पर ही आश्रित है। मानव राज्य की आधारशिला है। मनुष्य राज्य का कच्चा माल है। अतः राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का होना नितांत आवश्यक है। अतः सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। अब देखो, राज्य में जनसंख्या होना जरूरी है, ये तो हमने देख लिया, पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? एक अच्छे राज्य के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये जो बात है, ये हमारे जो प्लेटो विद्वान बोलते हैं अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कि एक आदर्श राज्य के लिए 5040 नागरिक होने चाहिए। मतलब कि एक राज्य के अंदर कितने नागरिक होने चाहिए? 5040। और ये किसने बोला है? ये बोला है प्लेटो ने। प्लेटो जो है वो प्राचीन समय के हमारे विचारक रहे हैं और यूनान के हैं, और उस टाइम जो है वो नगर राज्य हुआ करते थे। नगर राज्य जो होते थे वो, जिनको सिटी स्टेट बोलते थे, वो छोटे छोटे होते। तो उसके अकॉर्डिंग प्लेटो ने लिखा है कि 5040 होने चाहिए। अरस्तु ने कहा है कि जनसंख्या जो है वो 10,000 होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जनसंख्या राज्य के अंदर कितनी भी हो सकती है, कम ज़्यादा जितनी भी हो सकती है। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य एक शक्ति है और ये शक्ति भली प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए अधिकतम जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो ये फिक्स नहीं है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, बस जनसंख्या होना जरूरी है। दूसरा राज्य का तत्व है निश्चित भूभाग, है ना। निश्चित भूभाग, देखो, अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा किसी राज्य का तो वहाँ पर शासन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निश्चित भूभाग का होना बहुत ही जरूरी है। एरिया, निश्चित भूभाग मतलब कि जो एरिया निश्चित होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो राज्य की सीमा है ना, तो वो बहुत जरूरी है। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग के अभाव में मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। ब्लंटली के शब्दों में, जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार क्या है? प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश ना हो। राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में निश्चित भूभाग से अभिप्राय केवल भू क्षेत्र से ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत उस प्रदेश में विद्यमान नदियाँ, सरोवर, झीलें, खनिज पदार्थ, समुद्र तटों से 12 मील तक का समुद्र तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले वायुमंडल भी सीमित है। मतलब कि निश्चित भूभाग से मतलब से भूभाग से नहीं है, वो सरोवर, झील, खनिज पदार्थ सब कुछ जो है वो उस राज्य के अंतर्गत आ जाता है और उस सब पर राज्य का अधिकार होता है। अब देख लेते हैं तीसरा तत्व है आपका सरकार, गवर्नमेंट। सरकार वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य की नीतियाँ लागू होती है। सरकार का मुख्य कार्य कानून बनाना है और उन कानूनों को लागू करना है ना। अगर राज्य तो होगा पर सरकार नहीं होगी तो राज्य कैसे चलाएगा, कौन चलाएगा, है ना। यह जनता और राज्य के बीच सेतु का कार्य करती है। सरकार चाहे कैसी भी हो, लोकतांत्रिक हो, निरंकुश हो, परंतु उसका अस्तित्व अनिवार्य है। सरकार का होना जरूरी है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इस तरह तीसरा तत्व क्या था? सरकार। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, सार्वभौम सत्ता, सोवर्निटी। तो एक राज्य के अंदर जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार तीनों हैं, पर अगर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं कहला सकता। उस राज्य को राज्य बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको राज्य का हम प्राण भी बोल सकते हैं, संप्रभुता का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता, मतलब कि राज्य जो है वो स्वतंत्र होना जरूरी है। राज्य तो है पर राज्य कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए ना, किसी के गुलाम नहीं होना चाहिए, उस पर किसी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, तो ही तो वो राज्य कहलाएगा। जो अपने भूभाग में सर्वोच्च है और बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, मतलब कि वो जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी बाहरी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यही तत्व राज्य को अन्य संगठनों जैसे परिवार, संस्था, समाज आदि से अलग करता है। जो संप्रभुता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आंतरिक और एक होती है बाहरी। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि जनता पर सर्वोच्च अधिकार, मतलब कि राज्य के अंदर क्या करना है वो सारे निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी होती है बाहरी संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता मतलब कि अन्य राज्यों से स्वतंत्रता। बाहरी जो संप्रभुता है उसका मतलब होता है कि विदेशों से हमें कैसे संबंध बनाने हैं और वो जो निर्णय है वो भी हम स्वयं ले सकें, हम किसी के गुलाम ना हो। और दोनों ही संप्रभुता का होना जरूरी है, आंतरिक हो या बाहरी। बिना संप्रभुता के राज्य नहीं हो सकता है ना, फिर तो वो गुलाम हो जाएगा। तो राज्य के लिए सॉवरेनिटी, संप्रभुता का होना बहुत ही जरूरी है। तो राज्य के हमने 4 तत्व देखे, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। चारों ही तत्वों का होना जरूरी है। अगर ये 4 तत्व नहीं होंगे तो राज्य नहीं कहलाएगा। निष्कर्ष अगर अपन देखें तो राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सुसंगठित सरकार तथा संप्रभुता का होना अत्यंत जरूरी है। इनमें से एक भी तत्व के अभाव में उस संगठन को राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।